मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और इस वीडियो में हम बहुपद से संबंधित सारी बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे, हर एक टर्म्स को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद का आलेख किस तरीके से बनाते हैं। आज आप अगर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे तो आपको बहुपद से रिलेटेड संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बहुपद को अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझिए कि बहुपद क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एक बहुत ही अच्छे चैप्टर को जिसका नाम है बहुपद, यानी इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसका नाम ही मालूम पड़ रहा है बहुपद, यानी कि बहुत पद। ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारे पद आते हैं और किस किस तरह से पद आते हैं उन सबको हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक टर्म को, चर यानी वेरिएबल। इसे इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। चर होता क्या है? हम चर को प्राय x, y, z आदि से निरूपित कर सकते हैं जो कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है। आप देखते होंगे मैथ में आप x का, y का, z का, इन सभी टर्म्स का आप बहुत इस्तेमाल करते हो। तो सही मायने में ये जो होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं, x, y, z, जो कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे और डिटेल में समझाऊं तो अगर x प्लस y इक्वल टू 10 है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि चर होते क्या हैं। तो देखो, x और y दो एक वास्तविक संख्या है जिनका मान 10 है जोड़कर। तो देखो, अगर हम यहाँ पर x की जगह 6 लें और y की जगह 4 लें तो वैल्यू क्या होगी? 6 और 4 जोड़ के 10। क्या 6 और 4 जोड़ के ही 10 होती हैं? नहीं। अगर हम 3 और 7 को ले लें तब भी वैल्यू क्या निकलेगी? 10। तो x ने अपनी वैल्यू चेंज की, x की वैल्यू इस बार 6 थी और अगली बार क्या हो गई? 3 हो गई। अगर हम यहाँ पर वैल्यू और ले लें 8 प्लस 2, तब भी दोस्तों हमारी वैल्यू क्या आएगी? 10। तो इसका मतलब क्या होगा? चर वो राशियां होती हैं जो कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकती हैं। तो यहाँ पर x, y, z ये हमारे कोई से भी मान ग्रहण करके 10 बना सकते हैं। तो x और y यानी कि जो कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब चर में हमारे x, y, z, u, v, s, t कुछ भी हमारे वेरिएबल आ सकते हैं जिन्हें हम चर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने टर्म समझी कि चर किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया अच्छी तरीके से। दूसरा पॉइंट तो हमारा अचर। अचर किसे कहते हैं? तो देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू। प्राय अचर को हम a, b, c आदि अक्षरों से निरूपित करते हैं। इसका मान सदैव एक समान रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे 6 और 4 10, तो 6 नंबर और 4 नंबर जोड़ के 10 ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप 11 बना लें इसे। तो 6 एक कैसी वैल्यू है? अचर। 4 एक कैसी वैल्यू? अचर। 10 एक कैसी वैल्यू? अचर। ठीक है, तो जो नंबर्स हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी आ रही है 6, 4, 7, 8, 9, 10, ये सारे दोस्तों हमारे कैसे हैं? ये अचर वैल्यू होती हैं। तो हमने दोनों बात समझ ली। चर के होते हैं x, y, z, ये टर्म्स हमारे क्या है? चर कहलाते हैं। और 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ये जो वैल्यू हमारी सदैव एक समान रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम जानते हैं किसके बारे में? बहुपद के बारे में। तो देखो दोस्तों, बहुपद को जानने से पहले हम एक चीज और जान लें कि जो चर और अचर से मिलके हमारा एक बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, और बीज जैसे यहाँ पर हमें दिया भी गया है बीजीय व्यंजक के बारे में। तो चर और अचर मिलके हमारे क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक बनाते हैं। और बीजीय व्यंजक से ही हमारी परिभाषा बनती है किसकी? बहुपद की। तो पहले हम जानते हैं बहुपद है क्या चीज। यदि x चर है तथा a0, a1, a2 डॉट डॉट an, यहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0, यानी an की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, वास्तविक अचर है एवं n एक धन पूर्णांक है, तो बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x और n, तो यह चर x में एक बहुपद है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये क्या चीज़ थी, मैं इसे आगे अच्छे से समझाता हूँ। देखो ध्यान सुनो, बहुपद का मतलब दोस्तों हमारा होता है कि जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हों। ठीक है, लेकिन जो चर वैल्यू है उस पर जो घात है वो हमारे हमेशा पूर्णांक हो। कैसी? धन पूर्णांक। आप उसे पूर्ण
संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा 3 क्या है दोस्तों, इसमें ये 3 हमारी संख्या कैसी है, ये अचर वैल्यू है जो हमने ऊपर सीखी थी अभी। x हमारी कैसी है, चर वैल्यू है। तो इन दोनों से मिलकर हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। अब बहुपद किसे कहोगे, सारे बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते। बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें जो एक चर की घात होती है वो हमारी धन पूर्णांक होती है। कैसे होती है, यानी कि प्लस वाले नंबर होंगे। ठीक है, या आप पूर्णांक भी कह सकते हो, 0 1 2 3 पूर्णांक हमारे होंगे कैसे, धनात्मक पूर्णांक। तो और चर पर तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर दिया 3x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, ये चर x में बहुपद है। इसका जो चर है दोस्तों क्या है, वो x है। ठीक है, ये हमारा एक चर वाला बहुपद है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही चर वाले बहुपद मिलेंगे, 2 चर वाले बहुपद भी हो सकते हैं, 3 चर वाले बहुपद भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 10th में एक चर वाले बहुपद ही हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि बहुपद की परिभाषा को हमने देखा। इसे हम एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। बहुपद को हमें दिखाते हैं जो px, qx, fx और gx से व्यक्त करते हैं। और देखो इसमें दोस्तों जो हमारे ये नंबर हैं 3 4 3 7, जैसे ये नाम दिखा किस रहे हैं लैंग्वेज में, a0 a1 a2 डॉट डॉट n, इसे हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक होते हैं। ठीक है, और a0 a1x यानी ये पूरी टर्म 1 2 3 और ये 4, ये बहुपद के पद कहलाते हैं। तो अगर हम इस वाले बहुपद में बात करें तो कितने पद हैं, एक पद, मतलब जो साइन माइनस का ये पद को अलग कर देता है। तो एक पद दोस्तों ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये 4 पद वाला बहुपद हमारा दिया गया है। अब बहुपद होगा कौन से नहीं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमने यहाँ पर ये तो जाना कि जो हमारे बहुपद होंगे उसमें चर अचर दोनों वैल्यू होंगी, और चर पे जो घात होगी वो पूर्णांक, वो संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल को तो समझाऊँ, ये तो हमारा बहुपद है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, 2x स्क्वायर प्लस 3√x और प्लस 2, और मैं इससे आपसे पूछूं क्या बताइए, क्या भाई हमारा ये बहुपद है, तो आप तुरंत बोलोगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी x की जो घात है वो 1/2 हो गई, रूट में आ गई संख्या हमारी, जो चर हमारा था उसकी घात 1/2 है। तो इस वजह से ये हमारा, जबकि घात हमारी होने कौन सी चाहिए, हमने अभी यहाँ देखा था, जो हमारी घात होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या के रूप में, जबकि ये 1/2 है, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल सी बात हमने ये जानी कि बहुपद हमारे कौन से होते हैं कि जिनमें चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है हमारी। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल हम और लें तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो अगर हम इसमें देखें क्या ये बहुपद है, तो देखो x की घात इसकी 2 है और इस वाले x की घात कितनी है, 1 है। तो हमारी संख्या दोनों पूर्ण संख्या है, 1 इसकी घात और इसकी 2 घात, दोनों संख्या पूर्ण है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, बहुपद वो नहीं होगा जिसकी घात पूर्ण संख्या के अलावा कोई और आएगी। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे अपॉन में हो। ठीक है, कोई सी संख्या पूर्ण के अलावा अगर x चर पर घात कोई सी लगेगी पूर्ण की संख्या के अलावा, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो हमने बहुपद को जाना, चर को जाना और अचर को जाना। अब हम देखते हैं ये a0 a1 a2 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, हमने देख ही लिया था। इससे जो नंबर हमारे जो चर के बगल में नंबर होंगे वो हमारे गुणांक कहलाएंगे, बहुपद का गुणांक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 3 4 3 9 ये हमारे क्या बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, और a0 a1x a2x स्क्वायर anxn ये बहुपद के पद हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने सीख लिया था, बहुपद के गुणांक आपने देख लिए, बहुपद के पद भी आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं एक चर वाले बहुपद की। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि आपको एक पद वाले बहुपद ही मिले, 2 पद वाले बहुपद भी हो सकती हैं। इसमें हमारा केवल एक ही पद आ रहा है x x x x, तो हम इसे चर x में बहुपद बोलेंगे, यानी कि केवल एक ही चर दिया गया आपको x, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x में चर x में बहुपद कहलाएगा। ये हमारा ये क्या है, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, तो ये चर t में बहुपद कहलाएगा, है ये भी बहुपद हमारा। ठीक है, तो बहुपद हमारे एक चर वाले हो सकते हैं, 2 चर वाले हो सकते हैं, 3 चर वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना केवल एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर टी की जगह पर कभी एस भी आएगा, कभी यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि जितने चर होंगे उतने चर वाला बहुपद बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एक्स में केवल, इस वाले बहुपद में केवल एक्स ही एक्स था तो आपने एक एक्स में बहुपद बोल दिया, इसे इसमें टी था तो आपने टी में बहुपद बोल दिया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको बहुपद का समझ में आ गया कि एक चर वाले बहुपद किन्हें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए अब हम देखते हैं बहुपद की घात को।
कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात से क्वेश्चन भी आते हैं, 2 एक क्वेश्चन। तो किसी बहुपद की अधिकतम घात चर में, यानी चर पर घात देखनी है आपको, उसे कहेंगे घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको आराम समझ में आ जाएगी। जैसे आपने एक बहुपद लिया 3x⁵ माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 7। पहले तो आप ये देखो क्या ये बहुपद है। आपने देखा कि x पर घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 5 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, और ये x हमारा इस पर वन कोई पावर नहीं तो वन मानी जाएगी, ये भी वन हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। आप आराम से बहुपद कह सकते हो। अब हमें बहुपद की घात देखनी है, तो जैसे हमने देखा कि जो चर में जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात बोली जाएगी। तो x पर कितनी घात सबसे बड़ी? 5। तो आपके बोलोगे इस बहुपद की घात कितनी है? 5 है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया 4x⁵ प्लस 3x⁵ प्लस 2x⁵ और प्लस 2, ये ले लिया हमने, मान लो सिंपल सा। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? x⁵ तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसकी जो घात होगी वो 7 हो जाएगी, घातांक क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी? 7 हो जाएगी। केवल आपको घातांक, जब बहुपद की घात की बात करी जाए तो आप केवल x पे पावर देखिए कितनी बड़ी, कौन जब सबसे बड़ी पावर होगी भी हमारी उसकी घात बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारी एक इंपॉर्टेंट बात आती है और हम इसे अच्छे समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा बहुपद की जो पार्ट हैं वो डिवाइड होंगे। देखो, मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, जिससे कि आपका टाइम भी कम खर्च हो और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिल जाए, जिससे कि आपको आगे आने वाले किसी भी क्लास में या किसी भी टॉपिक में इससे संबंधित बहुपद से कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें टाइम का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम लिखाने में वेस्ट हो। आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि चीज़ कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे से बनाया गया है, कि जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ सेट हो सकें। देखो, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो बहुपद हमारा, वो उसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार? 2 प्रकार कैसे कैसे? एक तो घात के आधार पर, ठीक है, और एक तुम्हारे पदों के आधार पर। तो यहाँ पर हम सीखेंगे पहले घातों के आधार पर जो हमारे बहुपद है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद होती है, उसे आप रैखिक बहुपद भी कहोगे। सिंपल सी बात है, इसके नाम में मालूम पड़ रहा है एक घातीय बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसा आपने एक बहुपद लिया 2 + x, तो इस पर x पर घात कोई घात नहीं तो वन घात मानी जाएगी, तो आप इस बहुपद को क्या बोलोगे? एक घातीय बहुपद बोलोगे। ठीक है, ऐसे हमें एक बहुपद दूसरा दिया u के रूप में, यानी इसमें हमारा चर राशि क्या है? u, 5u + 3, तो ये भी हमारा क्या है? इसमें u पर घात हमारी 1 तो ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद बोलेंगे। और एक घातीय बहुपद को आप दूसरा नाम रैखिक बहुपद भी कह सकते हो। तो एक घातीय बहुपद में सिंपल सी बात थी कि जिसमें केवल जिसके चर की घात केवल 1 होगी, आप उसे एक घातीय बहुपद बोलोगे। दूसरा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b, और a ≠ = 0 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी दोस्तों, तो ये वैल्यू 0 पूरी, तो फिर हमारा एक रैखिक बहुपद हमारा हो जाएगा। अब आगे दोस्तों हम देखेंगे द्विघातीय बहुपद को, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप केवल इसके नाम पे जाइए, क्या लिखा है? द्विघातीय बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी जिसकी चर पर घात कैसी हो? 2 घात हो। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसे ax² + bx + c a ≠ 0 के रूप में लिखा जाता है, यानी कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? द्विघात बहुपद की। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखें तो px = 3x² + 5x + 3, ये हमारा क्या है? इस बार इसमें हमारे जो चर है x है, और इस x की घात कितनी है? 2। तो तुरंत हम क्या कहेंगे? ये किस तरह का बहुपद है हमारा? ये द्विघातीय बहुपद है। तो सिंपल है, केवल नाम देखना है और उसके हिसाब से हमारे बहुपद की पहचान कर लेनी है। अगला क्या दोस्तों? अगला है त्रिघातीय बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसे घन बहुपद भी कहते हैं। इसके 2 नाम हो गए, एक तो त्रिघात बहुपद और एक घन बहुपद। सिंपल सी बात है कि इसमें जो चर होगा उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी? 3 होगी, यानी x पर घात 3 है। तो ये किस तरह का हमारा बहुपद है? ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो इस तरह से आएगा ax³ + bx² + cx + d।
यहाँ ए की वैल्यू जीरो जीरो के बराबर नहीं होगी। क्यों? अगर ए की वैल्यू तुम जीरो रख दोगे तो एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जी जीरो हो जाएगा, पूरी टर्म हट जाएगा और फिर ये बाद बाकी हमारा इतना बचेगा और ये हमारा फिर द्विघाती बहुपद बन जाएगा। फिर हमारा त्रिघाती कहाँ रहा? तो इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो 3 घात जिसमें होगी उस बहुपद को क्या बोलोगे? त्रिघातीय बहुपद। इसी तरह से हमारा चतुर्घातीय बहुपद, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। सिंपल सी बिल्कुल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर नहीं होगी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या? ये एग्जाम्पल है 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा चतुर्घातीय बहुपद है ये। ठीक है, तो ये हमारे घातों के आधार पर बहुपद थे। तो 4 बहुपद हमने देखे, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपद। सिंपल ये हमारे थे। अब हम दोस्तों बहुपद का ही हम अगला भाग देखेंगे। क्या? बहुपद का हमारा जो अगला टाइप है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? पहले हम बहुपद की मानक रूप देख लें। बहुपद को जो हमें लिखने का तरीका है वो हमारा कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, बहुपद को चर x की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यानी कि आपको जो बहुपद दिया गया है उसमें जो चर की जो घातें हैं उसे आप अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, या आरोही क्रम में लिखिए। तो ये अगर आप इस क्रम में लगा दोगे बहुपद को की घातों को तो वो हमारा क्या है? बहुपद का मानक रूप बोला जाएगा। सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा मानक रूप में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस रूप में लिखा हुआ है? ये हमारा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। पहले बड़ी घात, फिर उससे कम घात, फिर उससे बिल्कुल जीरो घात। ठीक है, तो इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में बहुपद को लिखने का जो तरीका है उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप बोलेंगे। ठीक है, हमने अभी इससे पहले देखा था बहुपद की प्रकार किसकी घातों के आधार पर। अब हम देखेंगे पदों की संख्या का आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो देखो ध्यान सुनो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और जो क्वेश्चन में हमारी चीज आती है, अगर कोई अंदर से गहर मतलब डीप क्वेश्चन बनाता है हमारे अगर टर्म क्लियर है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो कभी भी। तो देखो पद के हिसाब से क्या है? एक पदीय बहुपद यानी जिसमें केवल एक पद हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो केवल एक ही पद तो दिया गया, एक ही पद है एक्स स्क्वायर, कोई हमारा दूसरा पद है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोल देंगे इसे। अगला हमारा क्या है? द्विपद बहुपद यानी द्विपदीय बहुपद भी कह सकते हो इसमें, जिसमें दो पद हों। देखो इसमें हमारे जिसमें दो पद होंगे उसे हम द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। अब द्विपद कैसे पहचानोगे? देखो प्लस का साइन और माइनस साइन आएगा तो वो पद को दो भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक पद एक्स स्क्वायर एक 3 तो ये हमारा दो भागों में बट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आप इसे द्विपदीय बहुपद भी कह सकते हो कि उस पर दो घात आ रही है हमारी, तो द्विघाती भी हमारा बन जाएगा घात के अकॉर्डिंग देखें तो। त्रिपदीय बहुपद ये क्या है? इसमें आपको 3 पद दिए होंगे। कौन कौन से? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा और तीसरा पद ये रहा, तो 3 पद हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। तो घातों के हिसाब से हमने देखे थे और यहाँ हमने पदों के हिसाब से तीनों देख लिए। अब क्या हमारा अचर बहुपद? तो शून्य घात वाला बहुपद हमारा क्या होगा? अचर बहुपद, यानी कि कोई हमारा नंबर ऐसा होगा जिसमें x की पावर कोई होगी ही नहीं, यानी x होगा ही नहीं, शामिल ही नहीं होगा x हमारा, तो उसे आप क्या बोलोगे? अचर बहुपद बोलोगे। जैसे आपको कोई भी दे दिया नंबर 10, अब यहाँ पर x दिया ही नहीं है, x पर घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमारी। 9 दिया है तो केवल 10, 9, 8 ये हमारे बहुपद तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? अचर बहुपद होंगे हमारे। अगला टॉपिक हमारा बचा क्या? नेक्स्ट, शून्य बहुपद, जिसके सबकी गुणांक कैसे हो? 0 हों, यानी कि जो हमारा गुणांक में जो हमारी अचर वैल्यूज हैं वो बिल्कुल हो ही ना, वो हमारी संख्या हट जाए बिल्कुल। जैसे 0 दिए हो हमारे, वो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो जो 0 हमारे दिए गए हैं ये हमारे क्या है? ये शून्य बहुपद होंगे। तो इस तरह से हमारे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद हमने देखे, उनके सारे प्रकार देखे, सारे टाइप्स देखे। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है, इसका नाम है बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है।
तो देखो इसमें हम बहुत ध्यान समझेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और क्या कहलाते हैं। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे क्या शून्य है इसकी। देखो हमें एक फलन दिया गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारा एक बहुपद है और एक ये द्विघातीय बहुपद है, और पदों के हिसाब से देखेंगे तो त्रिपदीय बहुपद हो गया हमारा ये। हमने दोनों चीज सीखी है। अगर हम घात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो द्विघातीय बहुपद है, पदों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो त्रिपदीय बहुपद है हमारा। ठीक है, अब हमें इसमें जितनी घात दी है एक्स पर उतने ही एक्स के मान निकल कर आते हैं। जैसे एक्स पर घात 2 है तो एक्स के 2 ही मान निकल कर आएंगे। एक्स पर अगर 3 की घात होगी तो एक्स के 3 ही मान निकल कर आते हैं। जितनी घात होती है एक्स पर उतने ही मान निकल कर आते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घात 2 ही मान निकल कर आएंगे। तो हम इसकी वजह से फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना क्या है, हमें शून्यक को समझना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख के देखते हैं। एक्स बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ एक्स दिया वहाँ आप 2 लगाइए। तो यहाँ एक्स था, हमने यहाँ 2 लगा लिया, यहाँ पर 2 एक्स था 2 लगा लिया। तो 2 का स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर था, एक्स पे स्क्वायर कर लिया, माइनस 5 एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 2 और प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 और 6 का 6, 6 और 4 कितने हो गए 10 और ये माइनस 10। तो दोनों 10 में 10 को घटाया, क्या बचा 0। तो x बराबर 2 रखने पर इस वाले बहुपद का जो मान आया वो क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो x बराबर 2, ये 2 है हमारा, ये इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इस बहुपद में वैल्यू रखने पर इसे शून्य बना रही है। ये देखो x बराबर 2 रखा हमने तो इस बहुपद का मान क्या बन गया 0। तो ये हमारा इसका एक शून्यक हो गया x बराबर 2। ये बात हमें समझनी है, शून्य इसे कहते हैं। यानी कि बहुपद में उस वैल्यू को रखने पर अगर वैल्यू 0 बन जाए तो वो बहुपद का शून्यक होता है, और बहुपद का मूल भी होता है। भाई शून्यक और मूल एक ही चीज होती है हमारी। ठीक है, अब x बराबर 3 रखने पर, अब इसी बहुपद में हम x बराबर 3 रख लेते हैं। तो जब हम यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ x की 3 रखोगे तो 5 3 15 माइनस की 15, और 6 तो हमारा ऐसे था ही। तो 9 और 6 कितने हो गए प्लस के 15 माइनस के 15, ये मौजूद है। तो 15 से 15 कट गए, ये भी क्या आ गया 0। तो दूसरा यानी x बराबर 3 रखने पर भी मान क्या निकल गया 0। तो इस बहुपद के जो हमारे शून्यक निकले वो 2 शून्यक कौन कौन से निकले बच्चों, वो 3 और 2 निकले, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को इस बहुपद में रखने पर वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई 0 निकल कर आई। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा आपको ये देखना है कि जिसमें इस बहुपद का मान जो वैल्यू रखने पर 0 हो जाए वही हमारा बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्योंकि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 पर बहुपद f(x) के मान शून्य हैं, अतः x बराबर 2, 3 को इस बहुपद के शून्यक कहा जाता है। देखिए ध्यान से आप ध्यान समझ लीजिए, शून्यक को हम यहाँ पर अल्फा तथा बीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले शून्यक को हम अल्फा दिखाते हैं, दूसरे शून्यक को हम बीटा से दिखाते हैं। तो इस बात को भी आपको अच्छे समझना है। आगे हम और इन चीजों के बारे में देखेंगे। किसी बहुपद px का शून्यक अल्फा एक ऐसी संख्या होती है जिस पर बहुपद का मान p अल्फा 0 होता है, यानी शून्य होता है, अर्थात p अल्फा बराबर 0। बहुपद के शून्यक को बहुपद का मूल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो शून्यक होगा उस बहुपद का मूल भी कहा जाएगा हमारा वो। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुपद के शून्यक को भी समझ लिया कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं हमारे। तो बस सिंपल सी बात थी, जिसमें हमारा x की वैल्यू, जिस बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो हमारा बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे अपने जो टॉपिक्स थे वो क्लियर करके तरीके से समझ लिए। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुपद के आलेख से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, हम अब बहुपद के आलेख को जानेंगे कि बहुपद के आलेख कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं और क्या होता है उनमें, क्योंकि इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन ऐसा प्रश्नावली 2.1 आपकी इससे ही संबंधित है, इससे रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, बहुपदों के आलेख कैसे हैं। तो दो 3 प्रकार के हमारे आलेख बनते हैं बहुपद के। कौन कौन सी? रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखो यहाँ पर हमारा x अक्ष पर केवल एक ही पॉइंट तो हमारा कट हुआ है, तो ये हमारा एक लाइन सीधी इस तरह से जो गई है, ये हमारा जो आलेख है वो रैखिक बहुपद का आलेख बना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तभी तुमने लिखा माइनस का b/, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर नंबर बनाए 0 1 2 3 तो हमारा -3, कोई भी नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का आलेख हमारा इस तरीके से होता है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद का आलेख। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई सारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं।
तो ये आपको समझना है। द्विघात बहुपद का आलेख, किसी द्विघात बहुपद का आलेख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की आलेख ग्राफ के आकार का या तो ऊपर की ओर खुला यानी इस तरीके से होगा या नीचे की तरफ खुला इस तरह से होगा की तरह होता है, जो इस पर निर्भर करता है कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है या ए की वैल्यू जीरो से छोटी है। इन आकार के वक्रों को परवलय कहते हैं। तो सीधी सी बात ये निकली, द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा वो परवलयकार होगा। कैसा होगा? परवलयकार होगा। ठीक है। y बराबर ए एक्स का प्लस बी एक्स की ग्राफ की आकार की निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव हैं। इन्हें आपको थोड़ा सा समझना है, देखना अच्छी तरीके से कि किन तीन स्थितियों में आपको द्विघात बहुपद का आलेख बनता है। तो बहुत आसान है, आपको केवल समझना है, खाली बस देखना है। जब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अलग अलग गुणनखंड निकल गए। भाई बहुपद के हमारे अलग अलग मान निकल, जैसे आपने इससे पहले वाला बहुपद देखा था उसमें हमारा एक्स का मान 2 भी निकला था, एक 3 मान निकला था, दोनों वैल्यू अलग अलग थी। तो उस तरह का बहुपद हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरीके से, यानी कि हमारा इस तरीके से बन गया, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। एक्स अच्छे पर ही हमारी दोनों वैल्यू हैं, तो ये अलग अलग वैल्यू होंगी। अब हमारे माइनस की वैल्यू हो सकती है, एक प्लस की हो सकती है। तो ये कंडीशन हमारी कब होगी? जब हमारा जो डी की वैल्यू होगी, विभक्त कर का मान होगा, वो जीरो से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हमारे दो अलग अलग मान निकलेंगे और उसका ये हमारा परवलयकार, ये आलेखीय रूप होगा उसका द्विघात बहुपद का। ठीक है। द्विघात बहुपद की तीन कंडीशन बनती है, तीनों को हमें समझना है अच्छी तरीके से। तो पहली कंडीशन हमने समझ ली क्या, कि तीनों की वैल्यू कैसी है? अलग अलग। ठीक है। दोनों की वैल्यू हमारी अलग अलग बहुपद की, शून्य की। जब बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स के दो समान गुणनखंड हो, आपने देखा है कभी कभी बहुपद को सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू बराबर निकल कर आती है। तो ऐसी कंडीशन हमारी कब होगी? जब डी का मान जीरो के बराबर हो। देखो यहाँ पर हमारा जो मान होंगे वो दोनों सेम होंगे, यानी एक्स का मान अगर 2 निकला तो फिर दूसरे वाले एक्स का मान भी 2 ही होगा। तो जब क्योंकि वैल्यू हमारी बराबर निकली, समान गुणनखंड है उसकी, तो इसका फिगर आपका इस तरीके से उठता है और इसका आपका ऐसे भी बन सकता है। ये हमारा अगर आया तो हम क्या समझ जाएंगे, इसमें डी की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर है हमारी। ठीक है। विभक्त कर का मान जीरो के बराबर है। अब जब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड संभव नहीं है, अब संभव नहीं है तो इसमें हमारे क्या होगा, यानी कि जी एक्स एच को टच करके भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी एक, यानी डी की वैल्यू क्या है? जीरो से छोटी होगी, यानी माइनस में वैल्यू निकलेगी। जब माइनस में निकलेगी तो हमारा क्या है कि गुणनखंड संभव होगा ही नहीं हमारा उसमें। तो तीसरी कंडीशन हमारी ऐसी होगी, मतलब एक्स एच पर करेगा नहीं, यानी शून्यकों की संख्या जीरो होगी, या शून्यक बनेंगे ही नहीं हमारे, शून्य की संख्या होगी नहीं। और ऐसे ही हमारा ये तो कोई एक्स एच पर टच करा ही नहीं इसने हमारा। तो सिंपल सी बात आपको ये देखनी है कि एक्स एच पर जब टच करेगा हमारा, और जितनी ज़्यादा टच करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही हमारी निकल जाएगी। अब अगर हम देख लें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी रेखा होती है, ये आपको याद करना है, कभी कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा इससे हमारे। रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी रेखा होती है और यह एक्स एच को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलयाकार होता है, ये तो आपने भी देखा था, जो एक्स एच को अधिकतम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है, अधिकतम 2 बिंदुओं पर, और 2 ही शून्य निकल आते हैं इसके हमारे। और त्रिघात बहुपद का आलेख एक्स एच को अधिकतम 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर दोस्तों? 3 बिंदुओं पर। तो त्रिघात बहुपद का जो हमारा आलेख होगा वहां पर एक्स एच हमारी 3 पॉइंट पर आकर मिलेगी। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बहुपद का। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीज़ सारी समझ में आई होंगी। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए और सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपका कोई भी डाउट या कोई भी पॉइंट्स अगर आपने यहाँ से क्लियर कर लिए तो फिर आने वाली एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सारे टॉपिक्स आपको, सारे डाउट्स आपके इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे बहुपद से संबंधित। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे और जितने भी हमारे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, हर एक फॉर्मूले का विद प्रूफ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, तब हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम कंप्लीट डिटेल सीखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका क्या चीज़ें हैं और चैप्टर का नाम है वो नाम क्यों है, और उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट सबको जानेंगे अच्छी तरीके से हम। तो अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो जो एक्सरसाइज हमारी इससे रिलेटिव है, इन्हीं ग्राफ से रिलेटिव संबंधित आसान एक्सरसाइज। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान है आपकी, आप आराम से उसे कर सकते हैं। और हम उसके कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले भी करेंगे। और दूसरी चीज़ आप दोस्तों ये एक चीज़ जान लीजिए, अपने हम इस चैनल पर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आर.डी. शर्मा तीनों कंबाइंड बुक का हम एनालिसिस करेंगे और तीनों कंबाइंड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जिससे कि आपकी तैयारी में
4 चांद लगे और आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो और आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने की कैपेसिटी रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली 2.1। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं, हमें इसमें केवल इतना देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जैसे हम क्वेश्चन को देख पाएँ तो क्वेश्चन हमने नोटबुक पे भी लिख रखा है अच्छी तरह से आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो चलो नोटबुक भी देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया दोस्तों, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि शून्यकों की हम जान ही चुके शून्यक हमारे थे क्या। ये एक्स अक्ष पर जो हमारा जो ग्राफ है, जितने बार टच करेगी ये लाइन, जितने बार प्रतिशत करते आएगी, उतनी ही शून्यकों की संख्या हमारी होगी। अगर हम इस वाले ग्राफ में बात करें, ग्राफ नंबर 1 में, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। क्यों? यहां पर जो ये लाइन हमारी टच कर रही है, ये प्रतिशत कर रही है बाई एक्स को कर रही है, एक्स अक्ष को नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारे एक्स अक्ष को टच ही नहीं किया, तो इसलिए हमारी शून्यों की संख्या इस वाली कंडीशन में क्या होगी? 0। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक्स अक्ष हमारी, इसमें केवल एक पॉइंट पर आकर इस अक्ष को, एक्स अक्ष को टच किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हुई इस ग्राफ में? शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या होगी हमारी? px की शून्यकों की संख्या हमारी होगी 1। ऐसे आप इसमें देखो, इसमें कितने हैं? एक यहाँ पर टच किया है इस जगह पर, एक जगह यहाँ पर 2 और एक 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या स्टूडेंट्स क्या होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो इस तरह से हम अपने किसी भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या को ज्ञात आराम से कर सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी हमारी। अब हमें 3 ग्राफ और दिए गए हैं, तो आप इसमें देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या हमें पता करने के लिए एक्स अक्ष को देखो, केवल एक्स अक्ष हमारी ये रही। एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, 2 जगह टच किया, तो शून्यकों की संख्या इस कंडीशन में क्या होगी? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। यहां शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2 होगी शून्यकों की संख्या। अगला हम देखें तो यहां पर देखिए, आप देखो, एक बार तो एक्स अक्ष पर यहां टच किया इस लाइन ने, 1 2 3 और 4। तो इस कंडीशन में शून्यकों की संख्या होगी 4। तो यहां हम क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी दोस्तों? 4 होगी। तो इस वाले ग्राफ में, ग्राफ नंबर 5 में शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 4 होगी। अब ग्राफ नंबर 5 देख लो आप, तो इसमें कितना है? एक जगह यहाँ टच किया है, दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह यहाँ। तो 1 2 3, 3 जगह टच किया है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। है ना आसान? बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज हमारी, और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। बस केवल आपको एक्स अक्ष पर देखना है कितने बार प्रतिच्छेद किया गया है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें नीचे और दिया गया, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो बहुपद दिया गया वो gx के रूप में दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था बहुपद को हम px, gx, fx बहुत सारे रूप में दिखाते हैं। हमें केवल ये चेक करना है शून्यकों की संख्या। तो आप वही काम देखोगे इसमें, क्या इस ग्राफ ने, ये परवलयाकार ग्राफ है हमारा, क्या इस ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को कहीं टच किया है? नहीं किया, बिल्कुल भी किसी भी जगह पर। तो हम यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। इस कंडीशन में दोस्तों शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। यहाँ शून्यकों की संख्या हमारी क्या होगी? 0। और यहाँ पर भी एक्स अक्ष को इस वाले ग्राफ में कहीं पर भी टच नहीं किया, देखो कहीं टच किया है? किसी भी जगह टच नहीं किया। तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। शून्यकों की संख्या बराबर 0 यानी कि 0। तो इस तरह से हमने अपनी प्रश्नावली 2.1 और इसका पूरा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट
एनालिसिस करते हुए, हमने पूरी जानकारी हासिल करते हुए सब कुछ सीख लिया है इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 में। इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन कैसे किए हैं। केवल आपको इतना देखना है, बस एक्स अक्ष पर जितनी जगह प्रतिच्छेद या काट के जगह अपनी लोकल लैंग्वेज देखें तो वही शून्यकों की संख्या होगी। एक बार काटा तो फिर संख्या 1, 2 बार काटा तो संख्या 2, यहाँ 3 बार काटा तो 1, 2, 3 तो शून्य की संख्या 3। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारी शून्य की संख्या कितनी है 2, क्योंकि 1 और 2 दो जगह काटा है। यहाँ पर कितनी जगह काटा 1, 2, 3, 4, तो यहाँ शून्य की संख्या 4। यहाँ कितनी जगह 1, 2, 3, तो शून्य की संख्या 3। इस क्वेश्चन को और देख लें तो यहाँ पर इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है तो शून्य की संख्या 0। ऐसे इस वाले में इसमें एक्स अक्ष को भी काटा ही नहीं तो शून्य की संख्या 0। है ना आसान? कितना आसान था, हमने बिल्कुल आसानी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और हमने अपनी प्रश्नावली 2.1 को भी कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम आगे भी अपनी प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। 2.2 को हम जब करेंगे तो उसके जितने भी फॉर्मूले हमें आते हैं, हम उन सब फॉर्मूलों को विद प्रूफ सीखेंगे कि फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे बने। जैसे आपने पढ़ा हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम विद प्रूफ देखेंगे ये फॉर्मूले कहाँ से आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए और टॉपर बनने के लिए मेहनत करते रहिए अच्छी तरीके से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।